In lecture number 7, up till now, so far we have discussed a complete case study of positioning servo system, and also later that we discussed first order systems. And in first order systems, the response of first order systems was followed by time constant. So we have also seen the this topic, the concept of time constant. Now, today we will start about the response of second order system. So we will see the generalized response of a second order system, and we will see how second order system is further characterized and how it responds. So सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में जनरली जो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर सिस्टम होगा उसकी ओडी कुछ इस तरह से गिवन होगी. सो ये जनरलाइज्ड एक डिफरेंशियल इक्वेशन है फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. तो इस तरह की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास हो, ट्रांसफर फंक्शन आपको इधर निकालना आता है और निकला हुआ यहाँ पे, तो इसके बारे में फर्दर हम इसके रिस्पॉन्सेज को कैसे करेक्टराइज करेंगे. तो ऑलरेडी हम इन चीज़ों को देख चुके हैं. तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम के रिस्पॉन्सेज किस किस तरह के, तो उसके बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू आप दोबारा देख सकते हैं. So sequence of further work on this second order system starts from taking Laplace transform of this second order differential equation. So if we take its Laplace transform, then we will get the following responses, following components. So here if we take complete Laplace transform of this OD, remember मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर आप इस differential equation का complete Laplace transform लें, so in that case you will have maximum information. तो एक कंप्लीट लप्लास लेने से आप एक ही लप्लास के थ्रू काफ़ी चीज़ें फर्दर एक ही इक्वेशन में से निकाल सकते हैं. तो ये इसीलिए जस्ट आज देखते हैं कि किस तरह से आप एक ही कंप्लीट लप्लास से फर्दर चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अब सबसे पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का लप्लास लिया. तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का लप्लास ये है, ठीक है जी. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एस स्क्वायर वाई ऑफ एस. सो ये आउटपुट का बनेगा सेकंड डेरिवेटिव एस स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया एंड वाई ऑफ टी विल बी कन्वर्टेड इनटू वाई ऑफ एस. एंड प्लस क्योंकि डेरिवेटिव के लप्लास में हमारे पास इनिशियल कंडीशंस भी आती हैं, तो इनिशियल कंडीशंस फिर ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लप्लास में आती हैं इनिशियल कंडीशन. सो यहाँ पे आगे फर्दर अभी इस एग्जांपल में आप कलर कोड जरूर देखिएगा. सो रेड जो कलर है दैट इज फॉर वाई ऑफ एस, इसके फैक्टर्स में देख रहे होंगे और इनिशियल कंडीशंस को मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया. इसी तरह से आगे चलें तो हम a1 हमारे पास कांस्टेंट है और a1 जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है इसके साथ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है. सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वी विल गेट दिस थिंग. ओके, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो a की इनिशियल कंडीशन होगी y ऑफ 0 एंड देन a नॉट इज सेकंड कांस्टेंट कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ y ऑफ s y ऑफ t. तो ये भी a नॉट y ऑफ s बन जाएगा आफ्टर लैप्लास ट्रांसफॉर्मिंग. एंड इक्वालिटी के दूसरी तरफ फिर हमारे पास इनपुट फंक्शन है और इनपुट फंक्शन का भी फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है. सो इनपुट इज रिप्रेजेंटेड बाय पर्पल कलर हेयर. तो इनपुट यहाँ पे सारी पर्पल कलर में चल रही होगी. सो b1 फैक्टर. सो रिमेंबर मैंने जिस तरह हमने पहले भी बात की थी कि आप कोफिशिएंट जब भी लैप्लास लेते हैं तो कोफिशिएंट को आप लिखें और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप कंप्लीट लैप्लास लिखें, क्योंकि ये b1 जो कोफिशिएंट है ये अंदर हर फैक्टर के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा. So in that case, we also got one initial condition r of 0, and for b naught r, we will get b naught r of s. तो अब फर्दर नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें, तो हमने सिर्फ क्या किया कि इनिशियल कंडीशंस को सेपरेट कर लिया इस इक्वेशन में और आउटपुट के जो है वो इक्वालिटी के दोनों तरफ आउटपुट इनपुट फंक्शंस और जो इनिशियल कंडीशंस है उनको सेपरेट कर लिए. सो फॉर आउटपुट वी विल गेट एस स्क्वायर वाई ऑफ एस फ्रॉम हेयर. इसी तरह से a1 sy of s and a0 y of s. And initial conditions इसमें separate minus sy naught y of 0 minus y derivative of 0, and this a1 will be multiplied with y of 0 also. So we will get minus a1 of 0 here also. And in input, so we will get b1 sr of s and b0 r of s, and this b1 again will be multiplied with r of 0 minus br of 0. Okay, and in next step जस्ट हमने इन्हीं वैल्यूज को इस तरह से मैनिपुलेट किया है कि आउटपुट के फैक्टर हमने एक तरफ रखे हैं क्वालिटी के इक्वल टू इनपुट एंड
उसके साथ सारी की सारी इनिशियल कंडीशंस। सो सी, ये आउटपुट की भी सारी इनिशियल कंडीशंस हैं जो कि ये थी, और इसी तरह से ये इनपुट की इनिशियल कंडीशन भी है जो कि यहाँ पे। तो सारी इनिशियल कंडीशंस, वेदर दोज इनिशियल कंडीशंस आर ऑफ आउटपुट और दोज इनिशियल कंडीशंस आर ऑफ इनपुट, तो ये आपस में ही सारी इकट्ठी ही ट्रीट होंगी सर। ठीक है जी। तो जब इस तरह से आप सेपरेट कर लेंगे तो हमारे पास फिर y ऑफ s और y ऑफ s का जो कंप्लीट y ऑफ s को कॉमन लेने के बाद इस पॉइंट पे जो पॉलिनोमियल बना है, सो दैट विल बी एस स्क्वायर प्लस ए वन एस प्लस ए नॉट। तो y ऑफ s का जो पॉलिनोमियल बन रहा है दैट इज स्पेसिफिकली कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ओके, सो y ऑफ s का पॉलिनोमियल ऑफ s विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। इसी तरह से हमारे पास r ऑफ s को कॉमन करने से यहाँ पे भी एक s का पॉलिनोमियल बनेगा, सो दैट इज पॉलिनोमियल ऑफ इनपुट। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये भी अब s के साथ एक कंप्लीट जोन सा वो पॉलिनोमियल बनेगा, एंड दैट पॉलिनोमियल इज बेस्ड ऑन इनिशियल कंडीशंस। तो ये इनिशियल कंडीशंस का या इनिशियल स्टेट्स का या सिंपल स्टेट्स भी हम कहते हैं, एक ही बात है। तो ये स्टेट्स का एक पॉलिनोमियल हमारे पास अलग से बन जाएगा। ओके, सो इन्हीं इन्हीं चीज़ों को अब फर्दर जोन सा वो आगे देखें। तो अब y ऑफ s यहाँ पे और इक्वालिटी के इस तरफ हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं एडिशन साइन में, एक इनपुट और इसका पॉलिनोमियल, सेकंड इनिशियल स्टेट्स का पॉलिनोमियल। तो अब अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल को दूसरी तरफ लेके जाता हूँ क्वालिटी के, देन इट विल बी डिवाइडेड ऑन बोथ साइड्स। ओके, सो दूसरी तरफ जो है वो बेसिकली इनपुट पॉलिनोमियल के साथ भी डिवाइड होगा और पॉलिनोमियल ऑफ इनिशियल स्टेट्स के साथ भी डिवाइड होगा, एंड इन दैट केस वी विल गेट this kind of equation. Okay, so characteristics polynomial is divided over this factor, this term of input, and also characteristics polynomial is divided by initial states. Okay, initial states का polynomial. So इस equation को जो है वो मैं यहाँ पे grand equation कह रहा हूँ. So this grand equation will be helpful for further analysis. Okay, so अब जितने भी आपने responses देखे हैं वो इसी grand equation से निकलेंगे, ये grand equation आपको पता होनी चाहिए. So यहाँ पे अब आप देखते हैं कि एक आर ऑफ एस का पार्ट है इनपुट का, आउटपुट के अंदर एक इनपुट का पार्ट है और एक इनिशियल कंडीशंस का पार्ट है। ओके, सो दो तरह के हैं। तो ये y ऑफ s, दिस y ऑफ s कैन बी जनरेटेड। अब ग्रैंड इक्वेशन का फायदा क्या है, इसको अगर आप इसका कॉन्सेप्ट आप देखें तो y ऑफ s जो आउटपुट है, दिस आउटपुट कैन बी जनरेटेड विद r ऑफ s input function. Input जो driving function है that can also generate this y of s output, and these initial conditions, so these initial conditions can also create y of s output. Okay, so अब इन दोनों में से कोई एक हो, r of s में से या initial conditions में से, इन दोनों में से कोई एक हो तो वो भी y of s जनरेट कर सकता है, और अगर दोनों हों तो दोनों भी कलेक्टिवली जो सा ये y of s जनरेट कर सकती हैं। So this is the concept behind the grand equation. So remember this grand equation for further analysis, जो कि हमारे पास simple है. This grand equation is simply came from by taking complete Laplace transform of a generalized second system or a second order ODE. Okay, तो किसी भी second order system की आप जो complete Laplace लें उसकी ODE का, तो then you can make this grand equation for that specific system. एंड फर्दर फिर इसके ऊपर एनालिसिस अब अगला देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा. सो फर्स्ट केस इज, अगर हमारे पास आर ऑफ एस जो है इनपुट फंक्शन इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स कि आपको कोई आर ऑफ टी फंक्शन दिया हुआ है, कोई ना कोई जो सा वो इनपुट फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, एंड और साथ साथ ये ज़रूरी है कि ये सारी की सारी इनिशियल कंडीशंस ज़ीरो हों, ठीक है. सो अगर आर ऑफ एस इनपुट फंक्शन इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड आर इनिशियल स्टेट्स आर जीरो, सो इन दैट केस अगर आप देखें तो वही जो ग्रैंड इक्वेशन हमने पहले देखा, तो ग्रैंड इक्वेशन क्या बनेगी. सो ड्यू टू दीज इनिशियल कंडीशंस टू बी जीरो, ये पूरे का पूरा जो फैक्टर है y ऑफ s के साथ ये इनपुट के साथ, ये सारे का सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा. ओके, एंड वी विल ओनली बी लेफ्ट विद दिस पार्ट. ओके, सो नाउ y ऑफ s डिपेंड्स ओनली ऑन इनपुट फंक्शन, ठीक है जी, while all states are zero. ठीक है, ये हम देख सकते हैं. तो सब स्टेट्स जीरो हैं, एंड इन दैट केस आउटपुट इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन इनपुट फंक्शन r of s. So in this case we will say this y of s as zero state. Okay, so देखा आपने कि यहाँ पे y of s जब सिर्फ इनपुट फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है एंड ऑल स्टेट्स आर जीरो,
So then we will say this at zero state response because states are zero and it is only due to input function. Okay, so this y of s in this case will be said as y zero state response. ठीक है, और ये सिर्फ इसके इक्वल होगा r of s into जो इनपुट का पोलिनोमियल था डिवाइडेड बाय कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। एंड फर्दर इसको इसी फैक्टर को अगर हम एक और जनरलाइज्ड टर्मिनोलॉजी भी दे सकते हैं। Now, अगर y जीरो स्टेट ऑफ s और ओवर r ऑफ s का मैं अगर बेसिकली रेशो बनाऊं, सो वी विल बिकम दिस। अगर इस r ऑफ s को मैं y ऑफ s के नीचे ले आता हूं, सो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी y ऑफ s ओवर r ऑफ s, या y जीरो स्टेट ओवर r ऑफ s will be is equal to this rational function of s। ठीक है, ये ऊपर इनपुट का पोलिनोमियल, नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन, ये ट्रांसफर फंक्शन है। ओके, सो आउटपुट ओवर इनपुट व्हेन ऑल इनिशियल स्टेट्स आर जीरो, सो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन। ओके, और ये बेसिकली अब नाउ y ऑफ s इज जीरो स्टेट रिस्पांस। तो y ऑफ s जीरो स्टेट रिस्पांस होगा एंड दैट जीरो स्टेट रिस्पांस इज बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन इनटू इनपुट फंक्शन। ठीक है जी, जो कि अब आप देख चुके हैं कि यही अब इसी ग्रैंड इक्वेशन में से ही एक्चुअली ये जीरो स्टेट रिस्पांस निकला। ओके, सो कंप्लीट डेरिवेटिव आप लें, कंप्लीट लेप्लास लें, और कंप्लीट लेप्लास से ग्रैंड इक्वेशन के थ्रू ही आप उसी में से ही ट्रांसफर फंक्शन डिड्यूस कर सकते हैं और जीरो स्टेट रिस्पांस भी अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट केस 2 ऑफ ग्रैंड इक्वेशन इज व्हेन input function r of s is equal to 0. Okay, now input function is 0, but at least one or more of these initial states are not equal to 0. Okay, so ज़रूरी नहीं है कि इनमें से कोई ज़ीरो नहीं हो सकती। ठीक है, अगर चार इनिशियल कंडीशंस हो, लेट्स से पांच इनिशियल कंडीशंस हो, पांच में से चार भी ज़ीरो हो जाती हैं लेकिन सिर्फ एक नॉन ज़ीरो है, तो तब भी ये बात चलेगी। ठीक है, सारी की सारी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट एनी वन ऑफ देम और मोर ऑफ देम या ऑल ऑफ देम कुड बी नॉन ज़ीरो, तो तब ये हम बात कर रहे हैं। सो देन ग्रैंड इक्वेशन विल बिकम ऑब्वियसली आर ऑफ एस इनपुट फंक्शन के ज़ीरो होने की वजह से अब ये पूरा जो फैक्टर है ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है जी, आउटपुट के अंदर से ग्रैंड इक्वेशन में से। सो नाउ ग्रैंड इक्वेशन इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन दिस पोलिनोमियल इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल स्टेट्स पे। ठीक है जी, सो अब आप देख सकते हैं कि y ऑफ s नाउ इट इज ओनली जनरेटेड ड्यू टू इनिशियल कंडीशंस और स्टेट्स। सिर्फ नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस या स्टेट्स की वजह से ये आउटपुट जनरेट होगी, जबकि इसमें इनपुट फंक्शन जो है वो जीरो है, r ऑफ s जो है वो इसमें जीरो हो चुका हुआ है। ओके, so due to input function is zero, so now this y of s is called zero input response. Okay, input is zero, and that's why it is called zero input response, and it is only due to non-zero initial conditions, non-zero initial conditions की वजह से ये होगा। Okay, so you see के अब इसी grand equation में से zero input response किस तरह से निकला है। ठीक है जी, so this is zero input response which is only dependent upon नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, सो एटलीस्ट अगर एक भी इनमें से नॉन जीरो हो जाए तो ये पोलिनोमियल कुछ ना कुछ होगा, सारा जीरो नहीं होगा। सो इन दैट केस दिस विल बी जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। Now the third case is when input function is not equal to zero and also any one of these initial conditions is not zero. Okay, so अब r of t input function भी हमें दिया हुआ है और इन सारी इनिशियल कंडीशंस में से एटलीस्ट एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, वो नॉन ज़ीरो हैं। तो तब ये जो कंप्लीट ग्रैंड इक्वेशन है, नाउ दिस ग्रैंड इक्वेशन विल बी कॉल्ड एज कंप्लीट रिस्पॉन्स। सो क्योंकि इसके अंदर दोनों रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं तो इसलिए कंप्लीट रिस्पॉन्स है, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स भी है, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स भी है। ओके, सो दिस कंप्लीट रिस्पॉन्स इज ड्यू टू नॉन जीरो इनपुट फंक्शन and also due to non-zero states, non-zero initial condition. Now this grand equation will become complete response. Okay, so अब आप देखें कि इस complete response के अंदर ही सारी सारी चीज़ें जो जो हमें required है वो available है। ठीक है, सो इनपुट फंक्शन के साथ जो आपके पास मल्टीप्लायर है सारा, दिस इज ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है जी, ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय आर ऑफ एस, कंप्लीट ये जो हमारे पास बन रहा है दैट इज जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। और इस साइड पे देखें तो हमारे पास ये इनिशियल कंडीशंस का सारा पोलिनोमियल है। ओके, सो इनिशियल स्टेट्स का जो पोलिनोमियल है ये दैट इज डिवाइडेड बाय कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल, तो ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट की चीज़ बन रही है। सो दिस कंप्लीट इज
जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। ओके, सो ये जीरो इनपुट रिस्पॉन्स है। और अब जीरो स्टेट रिस्पॉन्स प्लस जीरो इनपुट रिस्पॉन्स दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो वी विल गेट कंप्लीट रिस्पॉन्स। ओके, सो ये कंप्लीट रिस्पॉन्स है जिसमें दोनों इनपुट की वजह से भी और आउटपुट की वजह से भी आउटपुट जनरेट हो रही है y ऑफ s। ठीक है, सो इन दिस केस y ऑफ s इज कॉल्ड कंप्लीट रिस्पॉन्स एंड ग्रैंड इक्वेशन इज बेसिकली अ कंप्लीट रिस्पॉन्स। सो इस तरह से आप देखें कि आप एक ग्रैंड इक्वेशन को अगर लेके चलते हैं तो this grand equation will give you all these factors in it. You can get all required components from this complete response or this grand equation. Okay, so सब कुछ आपको इस grand equation से मिल सकता है only by taking a complete Laplace of second order ODE. So complete Laplace transform will give you finally this equation of output, and it is complete response here, which includes both zero state component and zero input component. Okay, so अब हम आगे बात करें तो अब जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का नेक्स्ट जो हमारे पास चलेगा सारा एनालिसिस, दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन दिस करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। ओके, सो करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमें कंप्लीट जो सा वो सिस्टम की इंफॉर्मेशन देगा। सो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी पे, एंड स्टेबिलिटी बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन दिस करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। So characteristics polynomial of a second order system is basically a quadratic equation. तो सिंपल है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर में भी हमने देखी है। तो इसके जो सा वो क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू जो सा वो दो रूट्स हम निकाल सकते हैं S1 एंड S2। ओके, सो जनरलाइज्ड हम स्टेबल सिस्टम की बात करें तो S1 और S2 की वैल्यू जो सा वो हमेशा माइनस समथिंग होगी। ओके, तो ये जो S1 और S2 रूट्स की वैल्यूज हैं, सो दोज रूट वैल्यूज विल बी दोज आर विल बी नेगेटिव रूट्स। ओके, सो यहाँ पे फिर जब नेगेटिव रूट्स हम पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली दिस विल बिकम फैक्टर्स ऑफ S प्लस समथिंग एंड S प्लस समथिंग। ओके, सो इसलिए यहाँ पे हमने जो सा वो बेसिकली एस में से रूट की वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, एंड रूट वैल्यू इज इटसेल्फ नेगेटिव। सो दिस जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो इसके फैक्टर्स पॉजिटिव फैक्टर्स के साथ आते हैं। ओके, सो जो ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर है वो बेसिकली इन कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स को जनरेट कर रहा है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स जो हैं ये बेसिकली नेचुरल कंपोनेंट जो है वो सिस्टम का डिफाइन करेंगे। तो ये पहले भी हम देख चुके हुए हैं कि नेचुरल रिस्पांस जो है या नेचुरल कंपोनेंट जो है रिस्पांस का, दैट इज ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक्स रूट। ओके, ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है इसके जो रूट्स हैं, सो बेसिकली इन रूट्स की वजह से नेचुरल रिस्पांस आता है। और अगर जो सा यही सारे रूट्स हमारे पास अगर हम इनको प्लॉट करें, बेसिकली ये पोल्स हैं, तो इन पोल्स को अगर हम प्लॉट करें और ये सारे पोल्स अगर LHP में है, लेफ्ट हाफ प्लेन में, ओके, सो ये इमेजिनरी एक्सिस था एंड ये रियल एक्सिस था, तो दिस वाज LHP। तो अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स LHP में आते हैं तो देन दे विल फोर्स द सिस्टम टू बी स्टेबल, बिकॉज LHP में आने की वजह से पोल्स के या रूट्स के LHP में आने की वजह से हमारे पास हमेशा ई रेज टू पावर माइनस समथिंग की जो टर्म है वो बेसिकली जनरेट होगी रिस्पॉन्स के अंदर। तो डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल जनरेट होगा जो कि हमेशा डिके कर रहा होगा जीरो की तरफ। तो जीरो पे डिके करने का मतलब है नेचुरल रिस्पॉन्स के ये नेचुरल रिस्पॉन्स फाइनली स्टेबल हो रहा है, तो सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो ये हमने ऑलरेडी इस तरह के 3 केसेस देखे भी हैं पहले कि क्या क्या रूट्स होते हैं और किस तरह के जो सा वो टर्म्स बन रही हैं। जैसा कि हमने ये केस देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल में, ये तो खैर फर्स्ट ऑर्डर का है, केस में एक रूट है यहाँ पे, लेट से के एस प्लस बी सेकेंड फैक्टर पे सेकेंड ऑर्डर हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास देख रहे हैं नेगेटिव रूट्स आ रहे थे, माइनस ए और माइनस बी दो नेगेटिव रूट आते, तो दे आर जनरेटिंग बेसिकली कंपोनेंट डिकेइंग एक्सपोनेंशियल के ई रेज़ पावर माइनस ए टी और दूसरा के ई रेज़ पावर माइनस बी टी बनता। ओके, सो मतलब लेट से कि अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि माइनस बी आता, तो दो अब रूट्स हैं, दोनों LHP में, दोनों नेगेटिव हैं, तो ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी की वजह से ये टर्म आ रही है और ई रेज़ टू पावर माइनस बी टी की वजह से यहाँ पे एक और ग्राफ एंटर हो सकता है इस तरह से। ओके, सो अब आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारे पास फिर जब रूट्स LHP में हैं, सो दे आर जनरेटिंग
डिकेइंग एक्सपोनेंशियल। इसी तरह से फिर हमने एक ये भी केस देखा था, यहाँ पे भी अगर हमारे पास रिपीटिंग रूट्स हों तो रिपीटेड रूट्स में भी दोनों नेगेटिव रूट्स थे, तो उसके अंदर भी हमने देखा था कि इसमें देख रहे हैं कि ई रेशो माइनस ए टी डिकेइंग एक्सपोनेंशियल का फैक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स नेचुरल रिस्पॉन्स जीरो को डिके करता है। इस तरह से हमने फिर एक ये भी केस देखा था कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स निकले तो इसमें इनका दोनों का जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव था, जिसकी वजह से ई रेशो माइनस ए टी का फैक्टर इसमें आता है, और ई रेशो माइनस ए टी की फैक्टर की वजह से ये डिले इसमें डिके आ रहा था नेचुरल रिस्पॉन्स। सो ये बात यहाँ पे हो रही है कि LHP में आने वाले बेसिकली जो करेक्टरिस्टिक रूट्स हैं या पोल्स हैं वो ई रेज़ पावर माइनस ए नॉट ए टी का जो है वो फंक्शन जनरेट करते हैं, जो कि और जो कि LHP के सारे जो रूट्स हैं दे फोर्स नेचुरल रिस्पॉन्स टू डिके टू जीरो। ओके, सो दे डिके टू जीरो करने का मतलब क्या है कि सिस्टम इज स्टेबल। ओके, सो सिस्टम इज गोइंग टू स्टेबिलिटी। तो अगर ये राइज कर रहा होता, राइजिंग एक्सपोनेंशियल होता, तो तब सिस्टम अनस्टेबल होता। ओके, सो ड्यू टू डिके ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी, so all poles LHP poles are basically forcing the system to be stable. Okay, और अब हम जनरलाइज्ड अगर सेकंड ऑर्डर सिस्टम की बात करें तो इस करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल को देखते हुए हम बता सकते हैं कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम कब स्टेबल होगा, व्हेन both a1 and a naught are greater than 0. Okay, so a naught को और a1 को मस्ट है कि ये दोनों कोफिशिएंट्स जो हैं ये ग्रेटर देन 0 हो, मींस के पॉजिटिव हो, नॉन जीरो हो और पॉजिटिव हो, तो तब हम कह सकते हैं कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम जो है वो हमारा स्टेबल होगा। ओके, सो स्टेबिलिटी ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम कैन ओनली बी ग्रांटेड, सिर्फ हम जो सा वो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को देखते हुए भी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की स्टेबिलिटी बता सकते हैं। एंड दैट इज ऑल पॉइंट्स के हमने देखा कि कैसे जो सा वो स्टेबल होगा। सो दीज टू कंडीशंस आर कंपल्सरी टू सेटिस्फाई इफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इज स्टेबल। तो कोई एक भी अगर ए नॉट या ए वन में से कोई एक भी जीरो हो जाता है या नेगेटिव हो जाए तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम स्टेबल नहीं रहेगा। ओके, सो दैट इज अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। अब हम रिस्पांस ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम को कैरेक्टराइज करेंगे बेस्ड अपॉन रूट कैरेक्टरिस्टिक रूट लोकेशंस और पोल्स लोकेशन। सो फर्स्ट वन इज ओवर डैम्प्ड रिस्पांस। सो अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक रूट्स S1 और S2 रियल हों और डिस्टिंक्ट हों, दैट मीन्स के दोनों की डिफरेंट वैल्यू होनी चाहिए, एक नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी S1 इज माइनस ए एंड S2 सेकंड रूट इज माइनस बी, सो दीज बोथ आर रियल, मीन्स के सिर्फ इनका रियल पार्ट है और डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है। सो इस केस के अंदर जो हमारा रिस्पॉन्स होगा, सो द फाइनल रिस्पॉन्स विल बी ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स। ओके, सो यहाँ पे हम रिस्पॉन्स कौन सा निकाल रहे हैं, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। जीरो स्टेट रिस्पॉन्स इज ओनली ड्यू टू इनपुट फंक्शन। तो यहाँ पे इनपुट फंक्शन हमने कौन सा लिया है, यूनिट इम्पल्स इनपुट फंक्शन। तो अगर यूनिट इम्पल्स इनपुट फंक्शन हो, सो दैट मीन्स के यूनिट इम्पल्स इनपुट है, तो दैट मीन्स के आर ऑफ टी इज इक्वल टू डेल्टा टी। सो डेल्टा टी इज द इम्पल्स फंक्शन, और इसका जब हम रिप्लास लेते हैं तो आर ऑफ एस बिकम्स 1। ओके, सो दैट मीन्स के अब अगर हम जीरो स्टेट रिस्पॉन्स की बात करें तो जीरो स्टेट रिस्पॉन्स इज बेसिकली वाई ऑफ एस इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन इनटू आर ऑफ एस। ओके, सो यहाँ पे जब आर ऑफ एस 1 हो जाएगा तो दैट मीन्स के जो ज़ीरो स्टेट रिस्पॉन्स है, मैं जेड एस से रिप्रेजेंट करता हूँ, सो ज़ीरो स्टेट रिस्पॉन्स इन केस ऑफ इम्पल्स इनपुट, सो जेड एस आई कर देता हूँ। सो जेड एस आई ज़ीरो स्टेट ऑफ इम्पल्स इनपुट इज बेसिकली इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन। ओके, सो सर ट्रांसफर फंक्शन जो था वो बेसिकली ज़ीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा। तो तब जो था वो अब हम देखते हैं कि क्या होगा। तो यूनिट इम्पल्स हमारे पास इनपुट है और जीरो स्टेट रिस्पॉन्स है जो कि ओनली ड्यू टू इनपुट फंक्शन है। तो इसको हम देखें तो तब हमारे पास सिस्टम क्या है, और ट्रांसफर फंक्शन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट है। ओके, तो रियल है कि सिर्फ रियल पार्ट है, एंड डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं सिर्फ, तो बोथ विल बी कंसिडर्ड एट एल एच पी। ओके, सो ये एल एच पी में होंगे, माइनस ए और माइनस बी, तो दो पोल्स हैं। सो इस केस में जो हमारे पास अब आउटपुट बनेगी, दैट इज बेसिकली, सो द आउटपुट हेयर इज बेसिकली इक्वल टू
दिस पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन। ओके, सो ये ट्रांसफर फंक्शन था। यहाँ पे हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक रूट्स था और इसके जो हमारे पास दो फैक्टर्स बन रहे थे, दैट वाज s माइनस एस वन एंड s माइनस एस टू, वाइल s1 एंड s2 बोथ आर नेगेटिव रूट्स। सो जब हम यहाँ पे नेगेटिव रूट्स पुट करेंगे तो ये फैक्टर्स बनेंगे s प्लस समथिंग एंड s प्लस समथिंग। तो ये हमने बेसिकली लिया है जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पॉन्स। ओके, एक तो जीरो स्टेट रिस्पॉन्स और ड्यू टू इम्पल्स इनपुट है, तो हम इसको कह रहे हैं जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पॉन्स। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन बिकॉज के इनपुट फंक्शन जो है यहाँ पे वन हो गया। सो दिस वाज द ट्रांसफर फंक्शन। तो ये अब हमारे पास इसके पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन बनी। तो रियल और डिस्टिंक्ट होने की वजह से तो बेसिकली हमारे पास एक्सपोनेंशियल functions आ गए। So these are basically decaying exponentials. So s1 remember minus a है, तो this will become e raised power minus at and this will become e raised power minus bt। तो बेसिकली जो हमारे पास आउटपुट आई है यहाँ पे, जो जीरो स्टेट रिस्पॉन्स है या जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पॉन्स है, दैट इज समेशन ऑफ टू रियल एक्सपोनेंशियल टर्म्स। तो इन दो जो टर्म्स हैं, इनका इन दोनों एक्सपोनेंशियल का समेशन होगा। सो इन दिस केस दिस सिस्टम विल बी रिगार्डेड एज ओवर डैम्प्ड सिस्टम व्हेन s1 एंड s2 बोथ आर नेगेटिव। ओके, सो ये हमने देखा है। सो नेगेटिव क्यों? क्योंकि हम रियल सिस्टम की बात करें, नेगेटिव होंगे तो ये LHP में आएंगे और जितना भी हमने देखे हैं, तो और ये स्टेबल होगा सिस्टम। तो ओवर डैम्प्ड हम इसको कब कह रहे हैं? जब रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। तो इसका रिस्पॉन्स जो है वो मजीद जो सा वो जब इन दोनों का समेशन बनेगा तो ये ज़्यादा डैम्प हो जाएगा। डैम्प का मतलब होता है बैठ जाना। ओके, सो ओवर डैम्प्ड का मतलब है कि बहुत ज़्यादा बैठा हुआ। ठीक है, सिंपल आप इसकी एग्जांपल लेते हैं कि एक बॉल, क्रिकेट में हम कहते हैं कि बॉल जो सा वो पिच पे बैठ रही है, मतलब कि ज़्यादा बाउंस नहीं कर रही, तो ज़्यादा डैम्प हो रही है। एक्चुअली पिच हम कहते हैं कि डैम्प है। सो दैट इज़ द सेम थिंग। तो ओवर डैम्प्ड का मतलब है कि इन दो एक्सपोनेंशियल टर्म्स की वजह से जो हमारे पास आउटपुट रिस्पांस आना है, वो आउटपुट रिस्पांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैम्प होगा। वो फ़ौरन ही जो सा वो बैठ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा जो सा वो जल्दी डिके कर लेगा। ओके, ज़्यादा उठेगा नहीं। तो ये ओवर डैम्प्ड रिस्पांस होगा। सो इस ओवर डैम्प्ड रिस्पांस के अंदर जो है वो, अगर इनिशियल कंडीशंस नॉन ज़ीरो हो जाए, अभी तो हमने ज़ीरो स्टेट रिस्पांस लिया तो इनिशियल कंडीशन ज़ीरो कंसिडर किए हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में हमने देखा था कि अगर इनिशियल कंडीशंस नॉन ज़ीरो हों तो उनको भी इंक्लूड अगर हम कर लें तो बेसिकली रिस्पांस की शेप में फ़र्क नहीं आता, रिस्पांस वही रहता है। जस्ट क्या होता है कि एम्पलीट्यूड जो सा वो डिफरेंट हो जाता है, सिंपल। तो अब अगर अगर इनिशियल कंडीशंस नॉन ज़ीरो हो तो ये यहाँ से स्टार्ट होने की बजाय, सो हम कह सकते हैं कि पहले अगर ये लेट से के ज़ीरो स्टेट रिस्पांस है तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हो सकता है कि डिफरेंट इनिशियल कंडीशंस की वजह से एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो, तो मे बी ये वहाँ से यहाँ से स्टार्ट होने की बजाय यहाँ से स्टार्ट हो जाए। तो ये इस तरह से ज़्यादा डैम्प होकर चला जाए। ओके, एंड दिस कुड भी पॉसिबल कि ये इनिशियल कंडीशंस जो सा वो नॉन ज़ीरो होने की वजह से यहाँ से स्टार्ट हो। सो ये भी पॉसिबल है कि अगर यहाँ पे नॉर्मल ज़ीरो स्टेट रिस्पांस का, तो ड्यू टू नॉन ज़ीरो इनिशियल कंडीशंस ये यहाँ से हो। ठीक है जी। सो इनिशियल कंडीशंस जो है नॉन ज़ीरो, वो सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज करती हैं, शेप ऑफ द रिस्पांस चेंज नहीं करेंगी, और ये रहेगी बेसिकली एक्सपोनेंशियल नेचुरल रिस्पांस ही। सो दिस इज ओवर डैम्प्ड रिस्पांस व्हेन बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है जी। सो दिस विल बी द ओवर डैम्प्ड रिस्पांस एंड वी हैव टेकन जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पांस हियर। सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमारे पास एक ओवर डैम्प्ड सिस्टम है, और इस ओवर डैम्प्ड सिस्टम का अगर हम जीरो स्टेट रिस्पांस निकालें, एंड नाउ द इनपुट इज यूनिट स्टेप। ओके, सो यूनिट स्टेप इनपुट का मतलब है कि आर ऑफ टी इज इक्वल टू वन। ठीक है जी। सो इनपुट टाइम डोमेन में वन है, तो इसका जो लप्लास है दैट विल बी वन ओवर एस। ठीक है जी। सो इसकी वजह से एक रूट एट एस इज इक्वल टू जीरो इंक्लूड हुआ है इनपुट की वजह से। और ये ट्रांसफर फंक्शन के अंदर जो है वो डिनोमिनेटर में करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल है। तो अब अगर हम इसका जीरो स्टेट रिस्पांस निकालें, जो कि दैट इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन इनटू आर ऑफ एस, तो जीरो स्टेट रिस्पांस हमारे पास ये बनेगा, ओके, ट्रांसफर फंक्शन इनटू आर ऑफ एस। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें कि ये जीरो स्टेट रिस्पांस हमने लिया है लेकिन विद यूनिट स्टेप इनपुट। सो वी कैन कॉल इट एज बाय जीरो स्टेट स्टेप रिस्पांस। ओके,
सो वी कैन से इट एज जीरो स्टेट स्टेप रिस्पॉन्स या स्टेप रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने इस सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का या ओवर डैम्प्ड सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स निकाला है, जीरो स्टेट स्टेप रिस्पॉन्स निकाला है। ओके, सो दिस इज द सेम थिंग। सो यहाँ पे इसकी पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन हमने करके देखा कि नाउ दिस थिंग इज बेसिकली फोर्स्ड रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि ये इनपुट के जो रूट है उसकी वजह से, पोल की वजह से, and these two terms combined is the natural response that is due to characteristics polynomial के characteristics roots की वजह से। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। एक रूट जो सा वो s इज इक्वल टू -1 है एंड सेकेंड रूट इज s इज इक्वल टू -2। सो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स इज बेसिकली ओवर डैम्प्ड सिस्टम। तो इसकी अगर हम आगे फर्दर जो सा वो इन्वर्स क्लास ले लेते हैं, so this 1 over 2 over s forced response is 1 over 2. This is forced time response 1 over 2, and e raised to power minus t plus half e raised to power minus 2t. This is complete combinedly as natural time response. Okay. तो अब अगर हम इन टाइम रिस्पॉन्सेज को अलग अलग प्लॉट करें, तो फर्स्ट अगर हम फोर्स्ड रिस्पॉन्स की बात करते हैं, सो ये फोर्स था क्योंकि ये ड्यू टू इनपुट रूट है। तो फोर्स रिस्पांस हमारे पास ये आ रहा है 1/2, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगी, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड पे जा रही होगी। इसी तरह से सेकंड हम नेचुरल रिस्पांस के अंदर बात करें, तो नेचुरल रिस्पांस के अंदर दो टर्म्स आ रही हैं। तो ई रेज़ पावर माइनस टी की, क्योंकि इसके साथ कोफिशिएंट -1 है, तो ये -1 से स्टार्ट होगी। तो दिस वाज y ऑफ t 0 एम्पलीट्यूड, तो -1 से ये बेसिकली स्टार्ट होना है माइनस ई रेज़ पावर माइनस टी। तो ये बेसिकली डिके करता हुआ जीरो पे इस तरह से पहुंच जाएगा, सिर्फ अगर हम ई रेस्ट पावर माइनस टी की बात करें। इसी तरह से 1/2 ई रेस्ट पावर माइनस 2t की बात करें, तो 1/2 पॉजिटिव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ई रेस्ट पावर माइनस 2t आएगा। सो अब आपने देखा ई रेस्ट पावर माइनस 2t जल्दी डिके कर रहा है, और ई रेस्ट पावर माइनस टी जो सा वो थोड़ा देर बाद डिके कर रहा है। सो ये ई की पावर कितने फैक्टर्स गया है, वो डिके टाइम है, जिस तरह हमने पहले देखा था। अगर ये सिंपली हम अगर इसको सिंपल देखें, तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर है। अगर खाली इसकी भी बात करें तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर है। तो इनका टाइम कांस्टेंट है, जिसकी वजह से ये डिके का पता लग रहा है कि ये डिके लेट कर रहा है और ये जल्दी डिके कर रहा है। अच्छा, खैर ये तीनों हमने अब जो सा वो फंक्शंस अलग अलग प्लॉट कर दिए हैं। सो इन तीनों फंक्शंस को अगर हम जो सा वो कंबाइन कर रहे हैं, तो सो ये जो सॉलिड लाइन है, सो दिस इज द फाइनल रिस्पॉन्स। ओके, सो नेचुरल रिस्पॉन्स तो ख़त्म हो जाना है विद टाइम। तो नेचुरल रिस्पांस जब ख़त्म हो गया, देख लें कि यहाँ पे पहुँच के तकरीबन डिके कर गया। सो ये भी रिस्पांस इधर डिके कर चुका हुआ है। ई रेस पावर माइनस ये 2t की जो टर्म है वो यहाँ पे डिके कर गई, और ई रेस पावर माइनस टी की टर्म तकरीबन यहाँ पे आके ख़त्म हो गई। तो जब दोनों नेचुरल रिस्पांस ख़त्म हो गए हैं, ट्रांजिएंट रिस्पांस ख़त्म हो गया, तो उसके बाद जो सा वो अब स्टेडी स्टेट रिस्पांस आ जाएगा, जो कि ड्यू टू इनपुट होगा। सो ये देखें कि यहाँ पे आकर जो कंप्लीट रिस्पांस था, सो यहाँ पे आकर जो सा वो इसमें से नेचुरल टर्म्स दोनों निकल गई हैं, और उसके बाद जो सा ये ई रेज़्ड पावर 1/2 जो स्टेप रिस्पांस था, उसको जो सा वो फॉलो करता जाएगा विद टाइम। ओके, सो ये शुरू में जो सा दो एक्सपोनेंशियल की वजह से ये जो बैठ गया सिस्टम यहाँ पे, सो ये ज़्यादा डैम्प हो गया, ठीक है, जल्दी उठा नहीं, जल्दी अपनी फाइनल वैल्यू को नहीं अप्रोच किया। सो दिस इज कॉल्ड ओवर डैम्प रिस्पॉन्स। सो ये ओवर डैम्प रिस्पॉन्स है, एंड दैट इज ड्यू टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है जी, सो ये इन दोनों के रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स की वजह से ये होगा। ओके, सो ये बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे जब ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और नेचुरल रिस्पॉन्स खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हमारे पास फोर्स्ड रिस्पॉन्स शुरू हो गया 1/2। इस पॉइंट के बाद 1/2 के ऊपर फोर्स्ड रिस्पॉन्स ही रहेगा, विच इज स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स आल्सो। नाउ द केस ऑफ क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स। सो क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स के केस में हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स होंगे या जो पोल्स हैं, दैट आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, सो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। फॉर एग्जांपल s इज इक्वल टू -a एंड -a। ठीक है जी, डबल रूट्स का केस है जो कि हमने ऑलरेडी पहले देखा हुआ। तो इस केस में अगर हम प्लॉट करें, तो रियल है मीन्स के रियल पार्ट ही है सिर्फ इनका, और रियल एंड इक्वल मीन्स के इस तरह से हमने एक ही जगह पे -a के ऊपर दो पोल्स जो है वो ड्रॉ किए हैं। ठीक है जी, पोल ऑफ ऑर्डर 2 है एट -a। सो ये केस हम पहले देख चुके हुए हैं। तो
और हम इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स ले रहे हैं। इम्पल्स रिस्पॉन्स मीन्स कि आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1। ओके, तो जीरो स्टेट रिस्पॉन्स इस केस में हमारे पास जो आएगा दैट इज बेसिकली हैविंग दीज टू टर्म्स। सो ये बिल्कुल वो पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन में जो केस 3 था रिपीटेड रूट्स का या डबल रूट्स का, सो ये वो वाला केस है। सो s इज इक्वल टू माइनस S1, सो दैट मीन्स कि S1 जो है वो माइनस a है। सो इस केस में हमारे पास जो इसका जीरो स्टेट रिस्पॉन्स टाइम रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उसमें एक जो सा वो e रेज टू पावर माइनस ए टी का फैक्टर होगा और सेकंड फैक्टर विल बी टी ई रेज टू पावर माइनस ए टी। ओके, ड्यू टू रिपीटेड रूट। सो ये रिपीटेड रूट होने की वजह से यहाँ पे टाइम का फैक्टर जो सा वो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सो इस टाइम की वजह से रिस्पॉन्स जो ई रेज पावर माइनस ए टी का यहाँ से शुरू होना चाहिए था 1 से, सो वो बेसिकली अब टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो टाइम की मल्टीप्लाई होने की वजह से वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा। तो ज़ीरो से स्टार्ट होने के बाद जो है वो बेसिकली अब थोड़ा सा ही राइज होते ही इसको डिके करना चाहिए, मतलब डाउन आना चाहिए, लेकिन इस टाइम की वजह से ये राइज होना शुरू हो जाएगा। तो शुरू में जो सा वो बेसिकली ये रिस्पॉन्स राइज होना शुरू होगा। ठीक है जी, इस टाइम की वजह से, क्योंकि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज कर रहा है, टाइम इंक्रीज होना शुरू होगा। लेकिन यहाँ पे आकर जो सा वो ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी के जो दो फैक्टर्स हैं, तो ये बेसिकली इस रिस्पॉन्स को डाउनवर्ड खींचना शुरू कर देंगे। तो ये रिस्पॉन्स जो सा वो डाउनवर्ड आके इस तरह से डिके टू जीरो कर जाएगा। सो दिस इज क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स, मतलब ये रिस्पॉन्स जो सा वो राइज थोड़ा सा किया है, ठीक है, लेकिन फिर डिके भी कर गया। तो डैम्पिंग जो सी है इसमें वो बड़ी क्रिटिकल सी डैम्पिंग है। ठीक है, ना ये ज़्यादा डैम्प है, ना जो सा बहुत ही कम डैम्प्ड है। ठीक है, बहुत ही कम डैम्प होता तो ये बेसिकली और ऊपर जाता और फिर ऐसे ऑसिलेट करता। तो ये क्रिटिकली डैम्प्ड है। ठीक है, थोड़ा सा राइज हुआ और फिर जो सा डिके कर गया। सो these kind of second order systems are said to be critically damped when S1 roots is repeated and obviously negative। नेगेटिव इसलिए कि हम LHP में बात कर रहे हैं, स्टेबल सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो जब नेगेटिव रूट होगा और नेगेटिव रियल रूट होगा माइनस है सिर्फ रियल एक्सिस पे एंड रिपीटेड है, तो देन दिस सिस्टम विल बी कॉल्ड एज क्रिटिकली डैम्प्ड। एंड अगेन अगर इसमें नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस आ जाएंगी तो नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस जस्ट ओनली रिजल्ट इन डिफरेंट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा टू एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का, लेकिन शेप ऑफ द रिस्पॉन्स यही रहेगी जो हमने ड्रॉ की है। ठीक है जी, तो शेप ऑफ द रिस्पॉन्स यही रहनी है, करना इसने एट द एंड डिके ही है। नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन सिर्फ इसका स्टार्टिंग जो एम्पलीट्यूड है उसको चेंज कर सकती है। तो ऑब्वियसली जब ये फिर यहाँ पे बेसिकली डिके कर जाएगा तो उसके बाद फोर्स रिस्पॉन्स इसका ज़ीरो है, क्योंकि इम्पल्स रिस्पॉन्स में आर ऑफ टी ज़ीरो हो जाएगा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा। सो दिस इज द केस ऑफ क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स। सो क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स की एग्जांपल अगर हम देखें तो नौ अगर हमारे पास सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर फंक्शन गिवन है एंड इनपुट इज यूनिट स्टेप विच इज आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s, वन पोल एट एस इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी, तो अगर ये हो तो जीरो स्टेट रिस्पॉन्स इज बेसिकली y ऑफ एस इज इक्वल टू टी एस इंटू आर ऑफ एस। ठीक है, तो ये अगर हम करते हैं, सो दिस इज आर ऑफ एस 1/s और बाकी जो है हमारे पास ये ट्रांसफर फंक्शन है। सो इस ट्रांसफर फंक्शन के जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स रूट्स आ रहे हैं, सो दोज आर रिपीटेड रूट्स एट एस इज इक्वल टू -2। सो -2 पे दो पोल्स हैं, दो करेक्टरिस्टिक्स रूट्स हैं। ओके, सो जिसकी वजह से जो सा वो s+2 के स्केयर की टर्म आ रही है, एंड दिस s+2 स्केयर टर्म विल जनरेट एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय टाइम t। सो ये हमारे पास इसकी आउटपुट होगी। सो दिस टू इज बेसिकली फोर्स्ड रिस्पॉन्स हेयर, ये फोर्स्ड रिस्पॉन्स हो जाएगा। एंड दिस -2 e raised to power -2t plus 60 e raised to power -2t is due to these factors which is natural response। so ये इसका नेचुरल रिस्पॉन्स है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे हमने इनको अलग अलग कैसे प्लॉट किया है। तो फोर्स्ड रिस्पॉन्स सबसे पहले ये आ गया एट टी एट y ऑफ t इज इक्वल टू 2, ये डैश लाइन। इसी तरह से -2 e raised to power -2t जो है वो -2 से स्टार्ट होगा और e raised to power -2t
हाफ सेकंड के टाइम कांस्टेंट के साथ ये डिके करेगा। और इसी तरह से 6t ई रेज़ पावर माइनस 2t, तो अब 6t ई रेज़ पावर माइनस 2t यहाँ से बेसिकली स्टार्ट होगा, क्योंकि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये चीज़ होगी। जैसे ही टाइम बढ़ता जाएगा तो ये भी राइज होता जाएगा, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर फिर एक्सपोनेंशियल भी इसको डाउनवर्ड खींचना शुरू कर देगा और यहाँ पे पहुँच के ये भी डिके कर देगा। ठीक है, तो अब इन तीनों रिस्पॉन्सेज को इंडिविजुअली अगर हम जो सा वो कंबाइन करें तो वी विल गेट दिस फाइनल सॉलिड लाइन ऑफ द रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि इस पॉइंट के ऊपर आके एक्सपोनेंशियल जो टर्म्स हैं वो बेसिकली डिके कर जाएंगी। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों को जब ऐड करते हैं तो यहाँ पे आके एक्सपोनेंशियल जो टर्म्स हैं वो डिके कर चुकी हुई हैं। तो और इसके बाद जो सा वो अब आउटपुट जो है वो बेसिकली जो इनपुट फंक्शन है उसको फॉलो अप करती जा रही है, जो कि हमारे पास टी वाई इज इक्वल टू 2 एक फोर्स रिस्पॉन्स था। ठीक है, सो इस पॉइंट तक हमारे पास नेचुरल रिस्पॉन्स था या ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स था, और इस पॉइंट के बाद अब हमारे पास जो सा वो फोर्स्ड रिस्पॉन्स आ गया है, जो कि स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स भी कहलाएगा, क्योंकि ये स्टेडी हो गया, अब एक वैल्यू पे फिक्स हो गया। सो इस तरह से हम देख रहे हैं कि नेचुरल रिस्पॉन्स जो है वो आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड वो डिके कर जाता है, और उसके डिके करने के बाद ख़त्म हो जाने के बाद सिर्फ हमारे पास फोर्स्ड रिस्पॉन्स पीछे रह जाता है। और अगर हमारे पास जो सा वो फोर्स्ड रिस्पॉन्स ड्यू टू स्टेप इनपुट है तो वो एक किसी नॉन ज़ीरो स्टेप वैल्यू को जो सा वो फॉलो करेगा। और अगर वही फोर्स रिस्पॉन्स हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है जैसे हमने पहले देखा था, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स की वजह से ये डिके करके ज़ीरो पे चला जाएगा। ठीक है जी, सो ये क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स है। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे ये रिस्पॉन्स टाइम टी की वजह से राइज हुआ है इंस्टेड ऑफ डिकेइंग। ठीक है, सो इसके राइज होने के बाद थोड़ी देर बाद जब एक्सपोनेंशियल का इफेक्ट ज़्यादा होना शुरू हुआ तो फिर ये इसको डिके करवा लेगा। ओके, सो ये अब इसमें डैम्पिंग कम है। पहले हमने ओवर डैम्प में देखा था कि वो ज़्यादा बैठ गया था, वो काफ़ी देर से राइज होके 2 पे पहुंचा था, लेकिन ये बड़ी जल्दी राइज होके अपनी स्टेप वैल्यू 2 के ऊपर पहुंचा है। ठीक है जी, तो इसमें एक डैम्पिंग जो सी है वो बड़ी क्रिटिकल सी है, बहुत कम डैम्पिंग है। ठीक है, ऑसिलेशन भी नहीं आई, मतलब बाउंस जो है वो हम सिग्नल का कह सकते हैं कि वो बाउंस उसका बड़ा अच्छा है, बड़ा क्रिटिकल सा ऑप्टिमाइज सा बाउंस है, ना ज़्यादा डैम्प हो रहा है और ना कम डैम्प हो रहा है, और क्रिटिकल सी डैम्पिंग है, और अच्छे बाउंस के साथ ये सिग्नल जल्दी जो सा वो अपनी फाइनल वैल्यू भी अचीव कर गया और उसके बाद डिके भी जल्दी हो गया। सो दिस इज क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स। सो नेक्स्ट हमारे पास है अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स। सो इन अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स अगर हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं तो दो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स आ जाते हैं लाइक रियल पार्ट इज नेगेटिव and imaginary part have conjugate pairs। पॉजिटिव imaginary part भी होगा एक रूट में और एक रूट में नेगेटिव पार्ट भी होगा। सो इन दैट केस अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स के साथ हम जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पॉन्स लेते हैं, रिमेंबर इम्पल्स रिस्पॉन्स मींस आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1। तो आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1 होने का मतलब है कि आउटपुट जो है जीरो स्टेट रिस्पॉन्स विल बी इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन, बिकॉज ये चीज़ जो है यहाँ पे 1 होगी। सो इन दैट केस अगर ट्रांसफर फंक्शन के हम करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल के पेयर्स बनाए, सो वी विल गेट दीज टू पेयर्स। ओके, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स। और इसी की आप इस तरह की फॉर्म भी देख सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन की। ओके, सो इस दिन इन दिस केस अगर हम ये सेम वही केस है जिसमें से हमने पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन में फोर्थ केस देखा था कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स का। तो इनकी इसकी पार्शियल फ्रैक्शन के बाद फाइनली वी विल गेट टाइम रिस्पॉन्स एज this thing. Okay, so this function has decaying exponential also due to real part minus at इस real part की वजह से, and cos part sinusoidal function due to this omega। so omega की वजह से जो सा omega is the frequency, so इस frequency की वजह से इसमें oscillations होंगी। so if we draw the time response of this function, so in that function basically it will be decaying sinusoid। okay, सो डिकेइंग साइनोसाइड होंगी, के साइनोसाइड भी होंगी और ऐसा ऐसा ये डिके भी कर देंगे, तो इसमें ड्यू टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसमें ये डिके आएगा। ठीक है जी, सो ये हमने केस देखा था। तो ये जो सिस्टम है अब ये अंडर डैम्प्ड सिस्टम है।
ठीक है जी। इसमें डैम्पिंग बहुत ही कम है, अंडर डैम्प्ड का मतलब है कि डैम्पिंग जो है वो बहुत कम है, तभी इसमें ऑसिलेशंस है। सो सेम ऐसी बात है कि मतलब कि अब जिस तरह कोई सरफेस ऐसी होती है जिसपे अगर आप बॉल बाउंस करें तो वो बाउंस होती रहेगी। सो काफ़ी दफ़ा वो बाउंस अप होती है और आहिस्ता आहिस्ता जो सा उसकी बाउंसिंग ख़त्म होती है। सो दैट इज़ द सेम केस, ठीक है जी। डिकेइंग ऑसिलेशंस, ओके। सो ये कब होगा? जब डैम्पिंग हमारे पास बहुत कम होगी, सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड अंडर डैम्प्ड, ठीक है जी। तो जितनी रिक्वायर्ड डैम्पिंग होनी चाहिए उससे कम डैम्पिंग है, ये अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स है, ठीक है। सो इन दिस केस हम इसके बारे में अगर बात करें तो हम आगे कह सकते हैं कि such a second order system is termed as underdamped system when A is positive, ठीक है जी। तो इसमें जो है वो ये A जो पार्ट है ये अगर पॉजिटिव होगा, जो फैक्टर्स बन रहे हैं हमारे पास उसमें रियल पार्ट अगर पॉजिटिव है तो फैक्टर के अंदर, तो देन जो है ये सच सिस्टम विल बी सच अंडरडैम्प्ड सिस्टम विल बी अ स्टेबल सिस्टम। ये अंडरडैम्प्ड सिस्टम होगा क्योंकि ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी का फैक्टर इसमें आएगा, ठीक है जी। और सिंपल सी वही बात है कि अगर हमारे पास नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस होंगी तो नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस विल ओनली रिजल्ट इन डिफरेंट कांस्टेंट्स। सो कांस्टेंट्स जो ये ए और थीटा कांस्टेंट्स हैं इनके सिर्फ एम्पलीट्यूड में डिफरेंस आएगा, बाकी ओवरऑल जो सा वो शेप ऑफ द फंक्शन में रिस्पांस में कोई फर्क नहीं आता। तो रिस्पांस जो सा वो ऐसा ही रहेगा डिकेइंग साइनोसाइड, ओके। सो इसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो अगर किसी सच अंडरडैम्प्ड सिस्टम की अगर हम स्टेप फंक्शन लेते हैं तो स्टेप फंक्शन मींस सो ये हमें ट्रांसफर फंक्शन गिवन है सेकंड ऑर्डर सिस्टम का एंड स्टेप रिस्पांस इज 1/s। सो अगर स्टेप इज रिस्पांस लिया जाए और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स हों, रूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स, तो इन दैट केस हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन इस तरह से होगी, ठीक है जी। सो 1/s इज द फोर्स रिस्पांस जो कि ड्यू टू इनपुट है, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स की वजह से दैट इज द नेचुरल रिस्पांस। सो इसकी ये जो बेसिकली जो फॉर्म है, ये फॉर्म हम पहले देख चुके हुए हैं बाय यूजिंग दिस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने देखा हुआ है कि बेसिकली ये हमारे पास K2 था और ये K3 था जो कि K2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ओके। सो इनमें से हमने देखा था कि हम एक ही फाइंड आउट कर लेते हैं तो दूसरा उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। सो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम ऑलरेडी देख चुके हुए हैं। तो इसको यूज़ करते हुए अगर हम इसका जो सा वो टाइम रिस्पांस निकालेंगे तो टाइम रिस्पांस जो है वो बेसिकली इसका डिकेइंग साइनोसाइड आएगा, ओके। सो इस केस में पार्शियल फ्रैक्शन में हम रेजिड्यू वैल्यूएशन मेथड करें टू फाइंड ए एंड थीटा। सो a/2 और थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो ये आप इसका कंप्लीट आप जो सा वो सोल्यूशन देख सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन में हमने कैसे किया था। सो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन रेजिड्यू वैल्यूएशन मेथड जो था वो इस तरह से होगा, ओके। सो ये हमारे पास फाइनली एक फैक्टर आ गया है a/2 ई रेज टू पावर जे थीटा, या K2 हम इसको कह सकते हैं। सो K2 की वैल्यू जो सा ये हमने फाइंड आउट की है, इस एक रेजिड्यू को फाइंड आउट की है। सो जो कि पोलर फॉर्म में हमारे पास ये चीज़ आ गई है। सो दिस पार्ट इज बेसिकली a/2, ठीक है जी। और थीटा 135 डिग्री से हमारे पास आ रहा है। एंड सेकंड जो K3 हमारे पास होगा, सो K3 इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ K2, मींस के थीटा जो सा नेगेटिव हो जाएगा। सो इसकी जो कंप्लीट हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन बनेगी, सो उसमें √2/2 इंटू 135 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। और इसी तरह से ये पेज जो है √2/2 ई रेज़ टू पावर माइनस जे 135 डिग्रीज होगा, ठीक है। एंड दिस वन इज K2 हेयर। सो इस तरह से हम जो सा वो इस अंडरडैम्प्ड सिस्टम को सॉल्व करेंगे एंड देन यूजिंग दिस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम इसका टाइम रिस्पांस इस तरह से निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने जो सा ये टाइम रिस्पांस निकाला है जो कि इसकी इक्वल आ रहा है। सो फर्स्ट पार्ट 1 आप देखें, सो दिस वन पार्ट इज ड्यू टू दिस फोर्स रिस्पांस 1/s ही हमारे पास है, एंड 1/s इज बेसिकली इन टाइम डोमेन दैट इज 1 यूनिट स्टेप, प्लस ये जो फैक्टर है ये पूरा अब हमारे पास कंप्लीटली ये नेचुरल रिस्पांस है,
जो कि करेक्टरिस्टिक्स रूट्स की वजह से आया था। सो ए विल बी अंडर रूट टू हेयर, जब a बाई टू को इज इक्वल टू अंडर रूट टू बाई टू हम करेंगे तो a अंडर रूट टू आ जाएगा, एंड दिस इज थीटा, एंड दिस पार्ट वाज द b और ओमेगा cos ओमेगा t, और इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको b कह रहे हैं, यहाँ पे जो सा वो b है, तो b इज 4 हेयर, ठीक है जी, यहाँ पे देख रहे हैं b की वैल्यू 4 है, सो cos bt प्लस थीटा, ठीक है। सो इस तरह से हमने जो सा ये टाइम रिस्पॉन्स निकाला है। अच्छा, अब ये जो सेकंड आप देख रहे हैं टाइम रिस्पॉन्स की इक्वेशन, बेसिकली दीज टू इक्वेशंस आर सेम। सो सेकंड की इक्वेशन किस तरह से निकली है, सो सिंपली अगर इसके लिए देखें कि अगर मैं ये जो हमारे पास रेजिड्यू आया है, इस रेजिड्यू को अगर प्लॉट किया जाए तो रियल फंक्शन, रियल इसका पार्ट आप देख रहे हैं नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। सो अगर मैं इनको प्लॉट करना चाहूँ, सो वाई पार्ट इज पॉजिटिव, या मेगा आई जे ओमेगा पार्ट इज पॉजिटिव, ठीक है जी, और जो ए पार्ट है दैट इज नेगेटिव, ओके। सो रियल पार्ट इज नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट इज पॉजिटिव, सो ये जो एंगल है दैट इज 135 डिग्रीज। और अब अगर मैं जो सा वो इस एंगल की बात करूं, एंड इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 180 डिग्री, सो 180 माइनस 45 डिग्री इज दिस एंगल, ओके। और अदरवाइज अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये 135 डिग्रीज है। सो इसी चीज को मैं जो सा वो इसी पार्ट को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, cos 4t प्लस 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है जी। सो यही जो पूरी चीज़ जो है इस तरह से भी लिखी जा सकती है। और इसमें आप देख सकते हैं कि cos 180 जो है, सो cos 180 इज इक्वल टू बेसिकली -1, ठीक है। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे -45 वाला जो पार्ट है वो मैंने इधर रहने दिया है इस जगह पे, और cos 180 का जो फैक्टर था वो बेसिकली -1 बन गया, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई हो गया। सो दैट्स हाउ दिस इक्वेशन बनाइए, और ये दोनों इक्वेशन सेम है, ठीक है जी। सो अगर फर्दर भी आपको ये क्लियर नहीं होती तो ये पार्ट हमारा इनफ है, यहाँ पे ये बात हमारी कंप्लीट हो जाती है कि ये आउटपुट की इक्वेशन आ रही है। सो अब इस आउटपुट की टाइम इक्वेशन को हम प्लॉट कैसे कर रहे हैं, you see, so this part is due to input and this part is due to characteristics roots. So टाइम रिस्पॉन्स जब हम इसका बनाएंगे तो इनपुट की वजह से हमारे पास ये डैश फंक्शन आएगा जो कि यूनिट स्टेप है 1 के ऊपर, एंड अंडर रूट टू ई रेज़ टू पावर माइनस कॉस बी टी प्लस 135 40 माइनस, तो ये बेसिकली यहाँ से इस पार्ट से स्टेप होगा रिस्पॉन्स, हमने इस चीज़ को जो सा ड्रॉ कर दिए। सो -1 से इसका मैग्नीट्यूड है, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, ठीक है जी, तो ये डिकेइंग ऑसिलेशंस बन गई। तो अब जब ये दोनों फंक्शन ऐड अप होंगे, दोनों डैश फंक्शन ऐड अप होंगे, तो वो वी विल फाइनली गेट दिस डिकेइंग साइनोसाइड, ओके। सो ये अंडर डैम्प्ड सिस्टम हो जाएगा हमारे पास, जिसके अंदर जो सा वो डैम्पिंग बहुत कम है। सो कम डैम्पिंग की वजह से इसमें ऑसिलेशन है, और ये ऑसिलेशन डिके होने में थोड़ा टाइम लगा। सो अब आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट के बाद जो सा ये स्टेबल हो जाएगा। सो इस केस में जो सा वो जो कम डैम्पिंग होने की वजह से ये रिस्पांस काफ़ी देर के बाद जो है वो नेचुरल रिस्पांस सिस्टम से डिके आउट करेगा और फिर फोर्स्ड रिस्पांस शुरू होगा। मींस कि ये कम डैम्पिंग होने की वजह से जो सा वो ट्रांजिएंट बहुत ज़्यादा देर जो सा वो सिस्टम में रहेगी। सो ट्रांजिएंट जो सा वो रिस्पांस देर से ख़त्म होने की बाद स्टेडी स्टेट होगा। सो बेसिकली जब हमें सिस्टम जो फाइनली चाहिए होते हैं, तो सिस्टम के अंदर हमारे पास बेस्ट सिस्टम वही होता है जिसमें जो सा वो ये ट्रांजिएंट रिस्पांस जल्दी ख़त्म हो जाए और स्टेडी स्टेट रिस्पांस जल्दी अचीव हो जाए। सो इन दैट केस डैम्पिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द सिस्टम, फॉर द सिस्टम्स नेचुरल रिस्पांस टू डिके। उसकी जो स्पीड है जल्दी डिके कर रहा है या बाद में है, ट्रांजिएंट रिस्पांस कब ख़त्म हो रहा है, सो दैट हैवीली डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ डैम्पिंग। सो डैम्पिंग अगर हमारे पास क्रिटिकल होगी तो क्रिटिकल डैम्पिंग के अंदर जो है ये ट्रांजिएंट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और जो हमारे पास जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है वो जल्दी अचीव हो जाएगी, जिस तरह हमने पहले देखा भी था कि ट्रांजिएंट क्रिटिकली डैम्पिंग के केस में बड़ी जल्दी जो सा ये ट्रांजिएंट ख़त्म हो जाता है, ठीक है जी। और जब हमारे पास कम होगी डैम्पिंग, तो कम डैम्पिंग के केस में जो सा ये अंडर डैम्पिंग अंडर डैम्प्ड सिस्टम हो जाएगा, और ये इसमें ऑसिलेशन ज़्यादा देर तक रहेगी और काफ़ी देर के बाद ट्रांजिएंट रिस्पांस खत्म होगा।
Next are the problems of second order system. So in this case you have to find and sketch the response. ठीक है जी, आपने response find out करना है और उसको फिर आपने sketch भी करना है. While you have given the transfer function given है और आपको initial conditions भी given है और आपको input function भी given है. So remember again, presence of initial condition will not affect the shape of time function. जो आपके रिस्पांस का स्केच है उसको जो उनसे अफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ इनिशियल कंडीशन, नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस जो हैं वो एम्पलीट्यूड्स डिफरेंट करेंगी, कॉन्स्टेंट्स के एम्पलीट्यूड्स को डिफरेंट करेंगी, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो फर्स्ट प्रॉब्लम में देखें तो ये आपके पास करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल है. तो इस करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल के जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू क्वाड्रेटिक रूट्स निकालेंगे या करेक्टरिस्टिक्स रूट्स निकालेंगे या पोलिनोमियल्स निकालेंगे, सो उसकी बेस पे आपको पता लगेगा. बेसिकली इसको देखते ही पता, पहली तो बात स्टेबिलिटी हमें यहाँ पे देखते ही पता लग जाती है. A1 भी पॉजिटिव है और A0 भी पॉजिटिव है, सो दैट मीन्स दिस इज अ स्टेबल सिस्टम. ओके, सो स्टेबल सिस्टम है क्योंकि इसके रूट्स दोनों जो सा रूट्स LHP में होंगे. वो हमें इस कोफिशिएंट्स को देख के पता लगा, इस कोफिशिएंट टेस्ट से पता लगा. ओके, सो अब अगर ये सिस्टम ऑलरेडी हमें पता लग गया कि स्टेबल है, तो देन हम इसके फर्दर रिस्पॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. आर ऑफ टी हमने देखा यहाँ पे इनपुट जो सा वो 10 इंटू डेल्टा टी है. सो डेल्टा टी इज द इम्पल्स रिस्पॉन्स. सो 10 इज मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और डेल्टा टी का अगर आप लैप्लास ले लेते हैं, सो इसी के अंदर अगर हम इसके लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले तो 10 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है और डेल्टा टी का जो लैप्लास होता है वो 1 होता है. सो आर ऑफ एस इज इक्वल टू 10. सो इस तरह लेके आप चलेंगे तो आंसर आपके पास गिवन है. तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है, इसके जो करेक्टरिस्टिक्स रूट्स आएंगे वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स होंगे जो कि हमने अभी देखे हैं. एंड दिस आउटपुट इक्वेशन शोज के इसका जो इसकी जो आउटपुट होगी वो ये अंडर डैम्प्ड सिस्टम है. ओके, अंडर डैम्प्ड है, इसमें डिकेइंग ऑसिलेशंस है. ठीक है जी, डिके ड्यू टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड ऑसिलेशंस ड्यू टू साइनोसॉइडल फंक्शन. इसी तरह से सेकंड प्रॉब्लम में देखें तो सेकंड प्रॉब्लम के ट्रांसफर फंक्शन का अगर कोफिशिएंट टेस्ट आप करते हैं फॉर स्टेबिलिटी, अगेन यहाँ पे A1 is 1 and A0 is 2 8. So non-zero positive values हैं and this shows that this system is stable. Okay, ये stable होगा और इसके दो जो roots हैं दोनों roots will be in LHP. अब कहाँ पे हैं तो ये हमें अब देख के पता लगेगा कि ये जो सा वो repeated roots हैं या real and distinct roots हैं या जो सा वो complex conjugate roots हैं. So R of t में हमारे पास unit step है. So in this case R of s will be is equal to 4 over s. Okay, so 4 is the multiplying constant and unit step is 1 over s. Okay, initial conditions are 0. So in this case you only have to get take zero state response. So, zero state step response आप यहाँ पे इसका लेंगे. ठीक है जी. सो आंसर देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा आंसर देख के भी कि ये जो आपके पास 1.5 की कांस्टेंट टर्म आ रही है दैट इज़ ड्यू टू इनपुट फंक्शन आर ऑफ एस की वजह से. और इसी तरह से ए ई रेज टू पावर माइनस ए टी कॉस बी टी प्लस थीटा की जो फॉर्म आ रही है डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है. एंड डिकेइंग एक्सपोनेंशियल मींस डिकेइंग साइनोसाइड मींस डिकेइंग साइनोसाइडल है मींस कि ये अंडर डैम्प्ड सिस्टम है. ओके, सो इसके भी जो पेयर्स बनेंगे वो भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स होंगे. इसी तरह से थर्ड एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे भी कोफिशिएंट टेस्ट से हम ये बता सकते हैं कि ये दिस सिस्टम इज स्टेबल बिकॉज ऑल टू रूट्स आर इन LHP. ओके, सो यहाँ पे इनपुट फंक्शन 0 है. तो ये एक अनदर केस हमारे पास जिस तरह से हमने केसेस देखे हैं पीछे ग्रैंड इक्वेशन के साथ. तो ग्रैंड इक्वेशन में ये जो सा वो सेकंड केस है, सॉरी थर्ड केस है. सो जिसमें जो सा वो इनिशियल जो आर ऑफ एस इज 0. सो इनपुट फंक्शन 0 हो गया है और इनिशियल कंडीशंस आप देख रहे हैं कि ये नॉन जीरो हैं, दे आर नॉट इक्वल टू 0. सो इस केस में जो हमारे पास आउटपुट आएगी, सो ये जो आउटपुट की इक्वेशन निकली है दैट इज जीरो इनपुट रिस्पॉन्स. ओके, ये जीरो इनपुट रिस्पॉन्स है बिकॉज ये सिर्फ इनिशियल कंडीशंस की वजह से है, नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस की वजह से, और यहाँ पे इनपुट इज 0. सो ये जीरो स्टेट रिस्पॉन्स हम यहाँ पे निकालेंगे. और ये आंसर को देख के पता लग रहा है कि देख रहे हैं आपके ये हमारे पास ये रिपीटेड रूट्स हैं. तो s इज इक्वल टू -2
एंड -2। सो ये दो रूट्स इसके यहाँ पे बनेंगे। सो एक फैक्टर की वजह से e रेज़ टू पावर -2t और दूसरे फैक्टर की वजह से t e रेज़ टू पावर -2t। सो दिस सिस्टम हैज़ बेसिकली रिपीटेड रूट्स और यहाँ पे ये हमारे पास क्या होगा, ये क्रिटिकली डैम्प्ड रूट्स, रियल एंड रिपीटेड रूट्स हैं। सो दिस विल बी बेसिकली क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स। ठीक है जी। सो ये बेसिकली क्रिटिकली डैम्प्ड होगा। सो थोड़ा सा राइज करेगा और उसके बाद डैम्प हो जाएगा। ठीक है जी। सो इस तरह से हमारे पास जो सा वो इन प्रॉब्लम्स डिफरेंट सिनेरियोज आप इनके अंदर देखेंगे। सो नेक्स्ट इस एग्जांपल में देखें, डिटरमिन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स आर अंडर डैम्प, क्रिटिकली डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड। सो आपने अब यहाँ पे सिर्फ यही सिस्टम को कैरेक्टराइज करना है बेस्ड ऑन डैम्पिंग एंड अंडर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड बताना है। सो अब क्लियरली आप बता सकते हैं बाय लुकिंग एट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। सो इस पॉइंट पे ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड या अनडैम्प्ड बताने के लिए सिर्फ ज़रूरी क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल के आप रूट्स निकालना है। सो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके या इवन कैलकुलेटर में आप जो सा वो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स रूट निकाल सकते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स क्या आते हैं उसकी बेस पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो आंसर यहाँ दिए हुए हैं, दिस इज ओवर डैम्प्ड। सो ओवर डैम्प्ड सिस्टम का मतलब है कि ये रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ओके। सिमिलरली ये क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस है, तो क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस का मतलब है कि ये हमारे पास रियल एंड रिपीटेड रूट्स होंगे। दिस इज अंडर डैम्प्ड रिस्पांस। अंडर डैम्प्ड के रिस्पांस का मतलब है कि डिकेइंग साइनोसाइड होगी। सो इन दिस केस दैट मीन्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स होंगे, और सेम इज द केस फॉर पार्ट डी एंड ई आल्सो। ओके। सो in all these three parts the characteristic roots are complex conjugate roots, that's why this system is underdamped system। and underdamped system means कि इसका जो रिस्पांस होगा वो a e raised to power minus at cos bt plus theta होगा। ठीक है जी, डिकेइंग साइनोसाइड। ठीक है जी। तो क्रिटिकली डैम्प्ड के अंदर हमने देखा कि ये बेसिकली क्या होगा, e raised to power minus at plus t e raised to power minus at, इस तरह का रिस्पॉन्स होगा, टाइम का फैक्टर आ जाएगा। एंड ओवर डैम्प्ड का हमने देखा था कि ये बेसिकली रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो ई रेज पावर माइनस ए टी प्लस ई रेज टू पावर माइनस पी टी, तो दो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का समेशन होगा, कॉम्बिनेशन होगा। सो दैट्स हाउ यू विल सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। सो अभी तक हमने फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर सिस्टम का रिस्पॉन्स तो देखा है। सो पोल्स प्लॉट और उसके करस्पॉन्डिंग टाइम प्लॉट जो है वो बेसिकली अब हम देखते हैं इनका रिलेशनशिप। तो इसके लिए बड़ी एक अच्छी एप्लीकेशन है विच विल शो यू ऑल द रिलेशनशिप्स। सो अभी यहाँ पे अगर देखें तो वी हैव ओनली वन पोल हेयर एंड दैट वन पोल इज एट रियल एक्सिस। सो हमने बात की हुई है कि जब भी अकेला एक पोल होगा दैट विल ऑलवेज बी एट रियल एक्सिस, वो पूरे रियल एक्सिस पे होगा, इससे हट के कभी भी अकेला पोल नहीं हो सकता। सो दैट रियल पोल इज एट एस इज इक्वल टू -1। ओके। सो -1 पे है तो ये डिकेइंग एक्सपोनेंशियल ई रेज़ टू पावर -1t या ई रेज़ टू पावर -t का डिकेइंग एक्सपोनेंशियल जनरेट कर रहा है। सो एट दिस टाइम, अब ऑब्वियसली फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में सिंगल पोल के साथ, तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट की भी हम बात करेंगे, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो टाइम कांस्टेंट की अगर बात करें तो टाइम कांस्टेंट इसका होगा ऑलमोस्ट 1 सेकेंड। सो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 1 सेकेंड पे ऑलमोस्ट ये अपना 37% वैल्यू तक डिके हो चुका हुआ है, फाइनल वैल्यू का 37% तक। ओके। सो 0.37 तक जो है वो ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू है एट 1 सेकेंड। ओके। सो ये टाइम कांस्टेंट भी है, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल के केस में हमने देखा, तो सिंगल पोल है। और यहाँ पे हम इसकी स्टेबिलिटी भी देख सकते हैं कि ये सिस्टम स्टेबल है क्योंकि ये रिस्पॉन्स जीरो को डिके कर रहा है। नेक्स्ट अगर थोड़ा सा आगे इसमें चलें तो फॉर एग्जांपल जैसे अब यहाँ पे हमारे पास दो पोल्स हो गए। अब इस पॉइंट पे दो पोल्स हैं और दोनों पोल्स हम देखें तो दोनों पोल्स एक ही जगह पे हैं। ओके। रिपीटेड रूट्स हैं ये। ठीक है। सो रिपीटेड रूट्स का केस हमने अभी देखा है कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, टू पोल्स हो गया तो ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। और रिपीटेड रूट्स रियल एंड इक्वल रूट्स हैं ये, तो ये बेसिकली क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स है। ओके। सो क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स, अब इसमें देख लें कि बेसिकली ये राइज हुआ है लेकिन उसके बाद जल्दी ही ये डिके भी हो गया। ठीक है। सो क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स के हिसाब से अब इसके अंदर जो है वो टू पोल्स का इफेक्ट आ रहा है। ठीक है। जो टू पोल्स एट रियल एक्सिस, रिपीटेड रूट्स एंड स्टिल सिस्टम इज स्टेबल, सो इट इज क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स।
अच्छा, इसी से आगे थोड़ा सा चलते हैं। सो इस पॉइंट पे आपने देखा कि दोबारा से जो सा ये सिंगल पोल हो गया स्टेबल। अब पहले यहाँ पे -1 पे सिंगल पोल था, तो आपने देखा था कि ये जो कर्व है ये जल्दी डिके कर रही थी, ठीक है। और जैसे ही ये -0.5 से और ओरिजिन की तरफ पोल की लोकेशन चली गई है, तो अब यही जो डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है ये ज़रा देर से डिके कर रहा है। सो दैट मीन्स कि जितना पोल जो सा वो ओरिजिन के करीब होता जाएगा, उतना ही जो टाइम कांस्टेंट है उसका, वो उसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होता जाएगा। मतलब काफ़ी देर के बाद वो डिके करना शुरू करेगा, और जितना पोल जो सा वो इमेजिनरी एक्सिस से दूर जाता जाएगा, उतना ही टाइम कांस्टेंट छोटा होगा। मीन्स कि ये बहुत जल्दी डिके कर जाएगी कर्व। सो अब ये जो पोल ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है, तो टाइम कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, और हत्ता के जो सा ये पोल जब ओरिजिन पे पहुंचेगा, सो इट विल बिकम द स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। ये यूनिट स्टेप बन जाएगा। सो सी, जितना ये ओरिजिन के करीब है, तो ये डिकेइंग एक्सपोनेंशियल का टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होता जा रहा है, कि काफ़ी देर बाद डिके कर रहा है, और जब ये बिल्कुल s इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ओरिजिन पे पहुंचेगा, सो इट विल बिकम स्ट्रेट लाइन। एंड जैसे ही ओरिजिन ये क्रॉस करेगा और पॉजिटिव रियल एक्सिस पे आ गया है, सो द वैल्यू नाउ बिकम्स e raised power plus at। सो e raised power plus at is decaying, increasing exponential। तो अब ये इसने इंक्रीज करना शुरू कर दिया, एंड सिस्टम इज अनस्टेबल। ओके, सो बेसिकली जो ओरिजिन है s इज इक्वल टू 0 पे पोल जो है, दैट ओरिजिन सर्व्स एज बाउंड्री। दिस इज द बाउंड्री बिटवीन डिकेइंग एक्सपोनेंशियल एंड इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल। ओके, सो ये इसके दरमियान ओरिजिन एज ए बाउंड्री सर्व करेगा, जो कि स्ट्रेट लाइन का बिहेवियर शो करता है। सो यू सी, जैसे जैसे हम पॉजिटिव एक्सिस में पॉजिटिव वैल्यू जो सा वो बढ़ती जाएगी पोल की, तो उतना ही ये ज़्यादा जल्दी राइज करना शुरू कर देगा, ठीक है जी। एंड स्टिल इट इज़ अनस्टेबल, क्योंकि ये पोल आर एच पी में आ चुका हुआ है। एंड व्हेन दिस पोल इज इन एल एच पी, द सिस्टम इज स्टेबल। ओके, यू सी, सो वी आर बैक टू एल एच पी, सिस्टम इज स्टेबल एंड इट इज़ डिकेइंग एक्सपोनेंशियल। सो मेरा ख्याल है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की चीज़ें काफ़ी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें कि बेसिकली यहाँ टाइम पे भी आप देख सकते हैं। सो टाइम रिस्पांस, आप ये हमने फाइनल टाइम इंक्रीज किया, तो ये 25 सेकेंड्स के ऊपर लेट से के जाके ये काफ़ी ज़्यादा राइज कर चुका है। ओके, सो अब फर्दर इसमें यहाँ देखेंगे अगेन ये डबल पोल्स हो गए हैं एट रियल एक्सिस इन एल एच पी। सो डबल एंड रिपीटेड पोल्स, एंड नाउ दिस सिस्टम इज बेसिकली क्रिटिकली डैम्प्ड। ओके, सो इसकी डैम्पिंग कम है और ये जल्दी डिके कर रहा है। सो जैसे ही पोल ने रियल एक्सिस को लीव किया, सो जैसे ही रियल एक्सिस से लीव करेंगे, तो ये हमेशा टू पोल्स होंगे, ठीक है जी। एंड इट विल दे विल ऑलवेज बिकम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पार्ट्स। सो ये हमेशा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स होंगे। एंड नाउ इट इज अगेन सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, ठीक है जी। एंड क्योंकि एल में है, तो इट इज स्टेबल। ओके, सो अब जैसे जैसे ये जो सा वो बढ़ते जाएंगे, सो यू सी के अब इस पॉइंट के ऊपर इनका रियल पार्ट भी है, एंड दैट रियल पार्ट इज जनरेटिंग ई रेज़ पावर माइनस एटी, ठीक है जी, जो कि डिकेइंग एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है। और जो इसके ये इमेजिनरी पार्ट है, सो दैट इज जनरेटिंग साइनोसाइडल फंक्शन cos delta t। so ये now you can see this is generating, अभी टाइम को हम आगे देखते हैं, तो देखें आप, दिस इज जनरेटिंग डिकेइंग साइनोसाइड। so you see, so this is actually sinusoidal, but it is also decaying। okay, so this system is under damped system, ठीक है जी। so under damped system में हमारे पास रियल पार्ट की वजह से जो सा वो डिके आ रहा है, और इमेजिनरी पार्ट की वजह से साइनोसाइडल फंक्शन है। सो दोनों जब इकट्ठे होंगे, सो दिस इज कॉल्ड अंडर डैम्प सिस्टम। तो इट विल बिकम डिकेइंग साइनोसाइड। सो इसमें जो सा ऑसिलेशंस भी हैं और डिके भी है। ओके, सो अब ये देखें कि जैसे जैसे ये पोल्स रियल एक्सिस की तरफ मूव करना शुरू करें, इमेजिनरी एक्सिस की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, तो इनका जो डिके है, वो डिके कम होता जाएगा, क्योंकि रियल पार्ट ओरिजिन की तरफ जा रहा है। हत्ता के जब ये पोल बिल्कुल इमेजिनरी एक्सिस पे पहुंचेंगे, सो वहां पे रियल पार्ट हो जाएगा जीरो। सो रियल पार्ट जीरो होने का मतलब है यूनिट स्टेप। सो दैट मीन्स के अब इनके दरमियान कोई भी डिके नहीं रहेगा ऑसिलेशंस में, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए ऑसिलेशंस।
और क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है तो इमेजिनरी पार्ट की वजह से दिस विल बिकम अ प्योर कॉज वेव। सो यू सी जैसे जैसे हम जो सा वो रियल इमेजिनरी एक्सिस के करीब जा रहे हैं तो इनका जो डिके है वो कम होता जा रहा है, ठीक है, हता कि ये बिल्कुल इमेजिनरी एक्सिस पे ये स्ट्रेट हो जाएगा एंड दिस सिस्टम विल बिकम अनडैम्प्ड। ओके, सो जितना भी अभी तो ई रेज़ टू पावर माइनस समथिंग पार्ट है इसमें, सो उसकी वजह से भी इसमें डिके है, ठीक है जी। लेकिन जैसे ही ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, रियल पार्ट, तो उसमें बिल्कुल डिके ख़त्म हो जाएगा एंड दिस विल बिकम अनडैम्प्ड, इट विल बी प्योर कॉज फंक्शन, प्योर साइनोसाइड। सो प्योर साइनोसाइड है तो फुल बाउंस है इसमें, इसमें कोई भी डैम्पिंग नहीं है। सो दैट्स वाई इट इज़ रिकॉर्डेड एज अनडैम्प्ड सिस्टम व्हेन दीज पोल्स आर एट complex conjugate poles are at imaginary axis only. So अब देखें कि ये imaginary axis, now this imaginary axis serves as a boundary again. So जैसे ही हमने देखें कि थोड़ा सा पोल आगे क्रॉस किए हैं, so सिस्टम साथ ही अनस्टेबल हो गया। ओके, इससे पहले स्टेबल था, सो ये अनस्टेबल हो गया एंड नाउ इट इज राइजिंग एक्सपोनेंशियल, ठीक है। सो थोड़ा सा ही पार्ट आ गया तो ये स्टिल इट गॉट ई रेज टू पावर plus 80, so plus something very 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 minor value it got, but that also uh, contributing in increasing exponential, तो ये increasing sinusoid है। ओके, सो देखते जाएं जैसे जैसे हम जो सा वो बढ़ाते जा रहे हैं तो ये अब साइनोसाइड है ड्यू टू दिस इमेजिनरी पार्ट एंड ड्यू टू दिस पॉजिटिव रियल पार्ट, सो ई रेज़ टू पावर प्लस 80 का फैक्टर भी है, ठीक है जी। सो नाउ दिस सिस्टम इज कॉल्ड नेगेटिवली डैम्प्ड, ठीक है जी। तो जब बिल्कुल इमेजिनरी एक्सिस पे पोल्स थे तब ये अनडैम्प्ड था, ठीक है, जिसमें कोई डैम्पिंग नहीं थी। लेकिन अब जैसे ये पॉजिटिव साइड पे आ गया कि ये इनका जो साइनोसाइड्स का एम्पलीट्यूड है वो राइज करना शुरू कर गया, सो इसके अंदर डैम्पिंग जो है वो नेगेटिव हो गया, सो वी कैन से इट एज नेगेटिवली डैम्प्ड एंड दिस सिस्टम इज अनस्टेबल बिकॉज पोल्स आर इन RHP and for due to that, because it has e raised to power plus 80 rising exponential part, ठीक है जी। सो देखें कि जितना जितना हम फिर इस साइड पे ओरिजिन के करीब जा रहे हैं, इमेजिनरी एक्सिस के करीब जा रहे हैं, उतना ही ये इसमें फिर जो डैम्पिंग है वो ज़्यादा आनी शुरू हो गई है। हत्ता कि जैसे ही हम इमेजिनरी एक्सिस क्रॉस करेंगे तो इसमें डैम्पिंग जो है वो डैम्पिंग का इफेक्ट आ गया बिकॉज टिके आ गया है ई रेज़ टू पावर माइनस 80 की वजह से। सो इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि नाउ इट इज़ अ प्योर अंडर डैम्प्ड सिस्टम। सो इसके अंदर डिकेइंग साइनोसाइड है। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मल्टीपल पोल्स हों, लेट्स से कि ये 6 पोल्स हैं तो ये 6 ऑर्डर सिस्टम है, तो 6th ऑर्डर सिस्टम के अंदर देखें कि हमने वही बात की है कि सारे के सारे पोल्स अगर हमारे पास LHP में होंगे तो सिस्टम स्टेबल होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि सिस्टम स्टेबल है। अब यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स हैं, तो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की जो है वो डिकेइंग साइनोसाइड्स कंबाइन हो रही हैं। सो ओवरऑल जो टोटल हमारे पास फाइनल फंक्शन आ रहा है दैट इज आल्सो अ डिकेइंग साइनोसाइड। ओके, लेकिन अब जैसे ही हम बात करते हैं कि जितने भी पोल्स हों सब के सब LHP में होंगे तो सिस्टम स्टेबल होगा, और अगर कोई भी एक भी पोल अगर RHP में चला जाता है तो सिस्टम विल बिकम अनस्टेबल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी 4 पोल्स हमारे पास LHP में थे लेकिन 2 पोल्स RHP में आए हैं। सो ड्यू टू दिस इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल द सिस्टम बिकेम अनस्टेबल। ओके, सो ये इस तरह से जो सा वो पोल्स की आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पोल्स की लोकेशन कैसे प्ले करती है फाइनली टाइम रिस्पांस में, कि टाइम रिस्पांस क्या होगा। ये आपने सारी इसकी एक्सप्लेनेशन देखी है, तो अब आप एक दफ़ा फ्लो में ये देखें कि किस तरह से पोल की लोकेशन चेंज हो रही है और टाइम रिस्पांस में चेंज आ रहा है।